हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। एंड मैं काफ़ी टाइम से छोटी छोटी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। एंड इस बार मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा जिससे आपको ट्रेडिंग की, चार्ट्स की साइकोलॉजी भी समझ आए। मैंने कुछ ऐसा सोचा, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल जो हमारा है वो बैंक ऑफ इंडिया का है। टाइम फ्रेम जो हमारा है वो 4 आवर्ली चार्ट है। और हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। हम इसमें चार्ट की साइकोलॉजी समझेंगे एक क्वेश्चन के आंसर का जवाब कैसे चाहिए। सॉरी, एक क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे मिलेगा। क्वेश्चन के आंसर का जवाब कुछ नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा। सो द क्वेश्चन इज़ कि आपको क्या लगता है कि ये चार्ट क्या करेगा इस आगे जाने वक्त। चार्ट में क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं एंड चार्ट में आगे क्या देखने को मिल सकता है। उसके लिए हम कैंडल बाय कैंडल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे, कैंडल बाय कैंडल साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल्स को समझेंगे, सो दैट हमें पता लगे कि आगे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए, किस तरह से नेक्स्ट मूवमेंट को प्रोडिक्ट कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, एंड किस तरह से हम अपने रिस्क को भी मैनेज करके चल सकते हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर एक येलो बॉक्स बनाया है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ येलो बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे। तो अगर आप देखें, मैं आपको धीरे धीरे करके हाईलाइट करूँगा, आप ध्यान से समझना, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से मैं चार्ट्स को समझता हूँ, जिस तरह से मैं चार्ट्स को देखता हूँ, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड जब मैं कहता हूँ मैं, तो इट डज़ नॉट मीन्स कि मैं एक बहुत भयंकर लेवल पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। येस, आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट आई ऑल्सो मैनेज माई रिस्क वेल टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करेंगे तो जितने मर्जी यूट्यूब चैनल्स, जितने मर्जी कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके अंदर साइकोलॉजी क्या कहती है, व्हाट इज़ गोइंग बिहाइंड द कैंडल्स, व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द कैंडल्स। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल आउटलाइन अ स्टोरी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड दिस। ना अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट में यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिलता है, जिसमें एक क्या सेंटीमेंट निकल के आता है, एक सेंटीमेंट, एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट होता है। चार्ट अपने ऑल टाइम हाई से हमें नीचे गिरता हुआ दिखता है, एंड गिरने से पहले हमें क्या दिखता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता या नहीं लेता, हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज़ मोर ऑफ अ पोस्टमार्टम, बट आपको चार्ट्स की स्टडी करके ही आगे कैसे ट्रेड करना है समझ आ सकता है। अब देखिए, अगर उससे पहले तो चार्ट ने एक अप ट्रेंड मूवमेंट दी थी ठीक इस जगह पर एक अप ट्रेंड मूवमेंट देने के बाद चार्ट एक लेवल पे पहुंचता है जो पहले भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको उसके लिए आपको हाईलाइट करता हूं। आप देख सकते हो पहले भी इम्पॉर्टेंट लेवल है, एंड इस लेवल पे जब पिछली बार प्राइस आया था, जो मैंने सर्कल किया है अभी, इस लेवल पे जाकर बनी एक डोजी। व्हाट डू यू मीन बाय डोजी, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। इट मीन्स कि प्राइस लगातार ऊपर चढ़ा, एंड ऊपर चढ़ने के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसके बीच में बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, ऊपर और नीचे विक्स होती हैं। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ कि प्राइस जहाँ पर खुला, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश की, फिर प्राइस ने ऊपर नीचे, ऐसे ही चलता रहा, लेकिन प्राइस सेंटर में आके क्लोज हो गया। मीन्स देयर वाज अ फाइट। बुल्स ने कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, एंड बियर्स ने कोशिश की प्राइस को नीचे ले जाने की। तो इसे हम अदर सिंपलर टर्म्स में कहें तो देयर वाज अ डिप्लीशन ऑफ बाइंग प्रेशर। जो बाइंग प्रेशर हमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स में नीचे से देखने को मिल रहा था, वो ऊपर जाके डोजी ने ख़त्म कर दिया। तो दिस इज साइकोलॉजी पॉइंट नंबर 1 जो हमें समझ आना चाहिए। आप कैंडल के साइज़ को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले जो 3 ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी हैं, उसके बाद कैंडल्स छोटी होती गई, एंड एट द एंड वी गॉट अ डोजी कैंडल। उसके बाद ये क्लियर कट साइन था कि देयर वाज द डिप्लीशन ऑफ सेलिंग प्रेशर, सॉरी डिप्लीशन ऑफ बाइंग प्रेशर, एंड अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए था। बट दिस इज़ डन। हम पास्ट की बात नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद प्राइस इसी लेवल पे अगेन आता है इस जगह पर, एंड यहाँ पर दोबारा से एक सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल हमें देखने को मिलती है, जिसमें नीचे की साइड विक नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड एक विक है। इसे हम कह सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल टेक्निकल टर्म्स में। लेकिन अगर इस कैंडल की साइकोलॉजी समझे तो क्या है, आप देख सकते हो इस प्राइस का, बीइंग इट अ रेड कैंडल, तो इस प्राइस का ओपनिंग प्राइस ऊपर है एंड क्लोजिंग प्राइस नीचे है। ये सबको क्लियर होना चाहिए अगर आप चार्ट्स की स्टडी करना जानते हैं। हुआ क्या इस दिन, हुआ ये कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके प्राइस को सेलिंग प्रेशर फेस हुआ, एंड वो नीचे आके क्लोज हो गया। मीन्स ऑन दिस डे द सेलर्स वर मोर पावरफुल देन द बायर्स।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये लेवल पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रह चुका है, देन अगेन देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर क्रिएटेड एंड जो प्राइस को बिल्कुल नीचे ले आया। अब समझते हैं आगे क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट के अंदर। प्राइस जब नीचे आया इस जगह पर, तो प्राइस ने जब सेकेंड लास्ट रेड कैंडल बनाई, इट वॉज अ वेरी बिग कैंडल, लेकिन सून देयर आफ्टर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो ये वाली है। मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको छोटा दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं आपके लिए सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। तो आप देख सकते हो कि प्राइस लगातार नीचे गिरने के बाद एक कैंडल बनाता है ग्रीन वाली, ये वाली। एंड इस ग्रीन कैंडल में हमें क्या समझ आ रहा है, हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस लगातार नीचे गिरा एंड उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई। व्हाट डज दिस मीन? दैट देयर इज समव्हाट डिप्लीशन ऑफ द सेलिंग प्रेशर। बट क्या ये बाय सिग्नल है? नहीं, बिकॉज जब भी प्राइस नीचे गिरता है या जब भी प्राइस ऊपर जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, हमेशा प्राइस पुल बैक्स लेता है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक ऊपर की साइड लेगा, अगर वो अप ट्रेंड में है तो पुल बैक नीचे की साइड लेगा। तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ आया कि डिप्लीशन ऑफ सेलिंग प्रेशर है, बट क्या ये एक बाय सिग्नल है? आंसर इज़ नो, बिकॉज ये एक छोटा सा पुल बैक भी हो सकता है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन। तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए था। उसके बाद स्टॉक ने वेरी नेक्स्ट डे एक डोजी कैंडल बनाता है। डोजी कैंडल का मतलब है कि जब ऊपर से सेलिंग आ रही थी और नीचे से बाइंग आई, फिर तीसरे दिन फाइट हुई किसके बीच में? बायर्स और सेलर्स के बीच में। जैसा कि हमने उम्मीद की थी कि प्राइस एक नॉर्मल पुल बैक हो सकता है, नीचे आ सकता है, वैसे ही एग्जैक्टली सेम नेक्स्ट डे प्राइस नीचे आया भी। लेकिन इस बार हमें क्या देखने को मिला? अगर प्राइस को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो अपने प्रीवियस स्विंग लो को, जहाँ पे पहली ग्रीन कैंडल बनी थी, उसको ब्रेक डाउन कर जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को मिला। एंड नेक्स्ट डे एक उससे भी बड़ी एक कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, जिसे हम एक इनगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हैं। इनगल्फिंग कैंडल वो होती है जो पिछली कैंडल को टोटली इनगल्फ कर ले, अपने अंदर ले ले, या इसे हम मारुबुजो कैंडल भी कह सकते हैं। मारुबुजो कैंडल इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इन टेक्निकल टर्म्स विद लिटरली नो विक्स और वेरी मिनिमम विक्स। तो आप देख सकते हो इस कैंडल में जहाँ पे ओपनिंग हुई वहाँ से ही प्राइस ऊपर चल पड़ा और जहाँ तक गया वहाँ जाकर उसने क्लोजिंग कर दी। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि बायर्स इस दिन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो जहाँ पे ओपन हुए वहाँ से उन्होंने उसको नीचे नहीं लेके जा पाए एंड डायरेक्टली वो उसको ऊपर लेके जाते हैं एंड वहाँ पे जाके क्लोज कर लेते हैं। तो दिस वाज अ बायर्स कैंडल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट वाज कि यहाँ पर पहले भी इस जगह पर बायर्स एंट्री ले चुके हैं। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट हम देखते हैं। कुछ दिनों तक हमें चार्ट्स पे देखने को मिलता है, कुछ दिनों तक फाइट। अब हमें पता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन ट्रेंड का था। ये सारी रेड कैंडल जो बता रही थी, तो सेलर्स को एक फाइट और बायर्स की फाइट हुई जिसमें उन्होंने कुछ इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई। मींस सेलर्स वर ट्राइंग टू टेक द ग्राउंड अगेन, दे वर नॉट रेडी कि प्राइस ऊपर जाए। इस वजह से इतने दिन डोजी बनी एंड सेलर्स ने एक बार कोशिश भी की नीचे जाने की। ये दो रेड कैंडल सिग्निफाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप मार्केट खुलती है। ये जो दो कैंडल बनी थी, मार्केट गैप अप खुलती है। गैप अप खुलने के बाद इट सिग्निफाइज कि सेलर्स ने जो कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं फेल होती हमें नज़र आ रही है। तो अगर हम इस सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल ये सारी कैंडल्स को मिला के अगर हम देखें तो ओवरऑल एक बुलिश सेंटीमेंट दिखना शुरू हो गया था। उसके बाद प्राइस एक न्यू हाई क्रिएट करता है जो पिछली बड़ी बिग बुलिश कैंडल मतलब मारुबुजो कैंडल के ऊपर भी जाके क्लोजिंग मिलती है। दिस वाज अ सेकंड सिग्नल कि प्राइस बुलिश सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहा है। प्राइस ये बोल रहा है चीख कर कि यहाँ पे कुछ बुलिश प्रेजेंस मुझे देखने को मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, प्राइस पुल बैक लेता है। तो प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इट ओवर हेयर वाज कि जो ये पिछला लेवल था, ये वाला लेवल, प्राइस इस लेवल को क्लोज नहीं कर पाता इस लेवल के नीचे। यहाँ से नीचे से रिजेक्शन मिलती है हमें। आज के दिन एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। नाउ ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्राइस नीचे गिरने के बाद हमें कुछ बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाता नज़र आ रहा है एंड एक ऐसी प्रेजेंस दिखा रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अब इस दिन के बाद जो आज हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ये ग्रीन कैंडल हमें बुलिश प्रेजेंस दिखाती है। तो ये तो रही स्टोरी जिससे हमें क्लियर हुआ कि इस चार्ट में कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट्स हैं। अब इसको ट्रेड किस तरह से किया जा सकता है? हमें पता है कि प्राइस को अगर कंटिन्यू करना है तो वो अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर देगी। तो इस
चार्ट के अंदर अगर ये हमें कोई भी कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती हुई मिलती है तो इट मीन्स प्राइस तैयार है एक न्यू स्विंग हाई बनाने के लिए एंड हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। नाउ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि साइकोलॉजी इज़ वन थिंग एंड द सेकंड थिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट। साइकोलॉजी पे बात हमने काफ़ी कर ली, अब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मान के चलते हैं प्राइस इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है 4 आवर्ली चार्ट के ऊपर और हम एंट्री बना लेते हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा हमारा? तो स्टॉप लॉस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज दिस लेवल, बिकॉज अगर प्राइस को ऊपर कंटिन्यू करना है मींस प्रोबेबिलिटी को हमारे साइड में प्ले करना है, तो उसे किसी भी टाइम प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। दिस कैन बी एन अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस। अगर हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं तो प्राइस को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, और अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो हम अपनी ट्रेड से निकल जाएंगे। दिस इज स्ट्रैटेजी फॉर रिस्क मैनेजमेंट नंबर 1। दूसरी काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ये हो सकती है कि हमें पता है कि ये ब्रेकआउट लेवल है एक पिछले स्विंग का। आई नो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है चार्ट पे, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी एंड इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। तो अगर कोई कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोज करती है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो ये भी कहा जा सकता है कि प्राइस को इससे नीचे भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे अपनी एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी तरह की रिस्क मैनेजमेंट ये हो सकती है कि हम इसमें एंट्री तब लें जब प्राइस अपने इस पिछले स्विंग हाई को ऊपर क्लोज करे, नीचे आए, रीटेस्ट करे और कुछ ऐसी कैंडल्स फॉर्म करे जो शो करें कि दोबारा से सेलिंग प्रेशर डिप्लीट हो गया है। जब प्राइस रीटेस्ट करने नीचे आएगा तो हो सकता है यहाँ पे कुछ डोजी कैंडल्स बने एंड डोजी कैंडल्स के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, हो सकता है यहाँ पे नीचे से कुछ रिजेक्शंस कैंडल बने और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, तो हमारा स्टॉप लॉस और सेफ हो जाएगा। तो इसी तरह से आप हर एक चार्ट को कैंडल बाय कैंडल ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड अपने रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके ट्रेड कर सकते हैं। नो द पॉइंट इज, क्या ये 100% श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ 100% श्योर शॉट स्ट्रैटेजी, बट वन थिंग इज वेरी सर्टन, if you follow a particular setup and you follow proper risk management, means every time आप 1:2, 1:3 करके ट्रेड करते हैं एंड उसको आप एंडलेसली फॉलो करते हैं, देन आपका जो ट्रेडिंग सेटअप का एज है वो आपको ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। मीन्स 10 में से अगर आप 6, 7, 8 कुछ भी ट्रेड सही कर पाते हैं, बाकी को स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह के टॉपिक को कवर कर सकते हैं और क्या हमें वीडियोस कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।